इसी को लेकर चर्चा करते हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका तारुफ भी आपसे करा देते हैं। मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, और डॉक्टर स्नेहाशीष वरदान हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के। साथ ही साथ निरंजन पोडार जी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। निरंजन जी, सियासी गलियारों में हर मुलाकात के एक मायने हैं, और चूंकि लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद, और वो भी खास करके उत्तर प्रदेश के नतीजों के बाद ये मुलाकात होने वाली है, क्या आपको लग रहा है क्या बात होगी और इसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं? देखिए सहबाजी, अभी इको आ रहा, थोड़ा सा ठीक करवाइए। हाँ, देखिए सहबाजी, ऐसा है कि बिना जानकारी के कोई आदमी कितनी ही बातें कर ले और वो वैसे ही होता है जैसे पूरे दिन पानी को बिलोने से उसमें से मक्खन नहीं निकलता, वैसे बेमतलब की बातों का कोई मूल्य नहीं निकलता। आप जब तक संघ के बारे में नहीं जानेंगे, जब तक आरएसएस के बारे में नहीं जानेंगे, उसके ध्येय के बारे में नहीं जानेंगे, तब तक मेरे हिसाब से सारी बातें बेमानी मानी जाएंगी। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि संघ का जो काम है वो काम राजनीति करना नहीं है, संघ का काम सरकार चलाना नहीं है। संघ का काम केवल आप ये समझ लीजिए जिसको कहते हैं संस्कार और विचार, इनके द्वारा एक व्यक्ति का निर्माण करके राष्ट्र का पुनरुत्थान जो है वो संघ का ध्येय है। और इसके अंदर आप किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं, आप मीडिया के क्षेत्र में हैं, लेकिन आपका भी संस्कार और आपके विचारों का निर्माण करके और आपको समझ लीजिए राष्ट्र के पुनरुत्थान के अंदर आपको सहयोग करने के लिए संघ कहेगा। अब कोई राजनीतिक क्षेत्र में है, कोई चिकित्सा क्षेत्र में है, कोई शिक्षा क्षेत्र में है, कोई जो मजदूरों के सेवा के क्षेत्र में है, तो कहने का तात्पर्य हर एक क्षेत्र में संघ जो है अपने द्वारा निर्मित किए हुए वैचारिक लोग जो संघ हर जगह पदस्थापित करता है, उनको रह करके वो सारी की सारी चीजें उनको फटकारता भी है और उनको पुचकारता भी है। कहीं ना कहीं आज अगर जिस तरीके से बात करें, आज वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आपको ये चीज लोगों को ये चीज कमी लगती है। अब कोई आदमी इसको आधा गिलास खाली के दृष्टिकोण से देखता है, लेकिन कोई आदमी इसको आधा गिलास भरे के दृष्टिकोण से देखता है। वो कैसे? आज मुझे एक बात बताइए, कौन सी राजनीतिक पार्टी ऐसी है और उसके ऊपर ऐसा कौन उसका गार्जियन, उसका अभिभावक है जो उस राजनीतिक पार्टी या उस शीर्ष नेता को कुछ कह सकता है? आज कांग्रेस के में राहुल गांधी को कोई कुछ कह सकता है कह करके अपनी जान बचाने का? या अखिलेश यादव जी को समाजवादी पार्टी में कोई आदमी ज्ञान देकर के कुछ वहां पे जिंदा रह पाएगा राजनीतिक रूप से? तो कहने का तात्पर्य ये है कि आज भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है कि अगर उसमें कुछ कमियां रही हैं, उसकी कुछ त्रुटियां रही हैं, देखिए काम करने वाले चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो, अमित शाह हो, या योगी आदित्यनाथ जी हो, या तमाम लोग हो, सब है तो केवल मानव ना। वो ऐसा तो नहीं है ना, कोई मशीन तो नहीं है कि मशीन कि भाई गलती नहीं कर सकते, या कंप्यूटर तो नहीं है ना। गलतियां तो हर आदमी से होती है, कमियां हर जगह होती है, और आदमी कमियों का पुतला है। तो संघ का कम से कम आप ये मान के चलिए कि एक ऐसा वैचारिक संगठन है, एक ऐसा बौद्धिक संगठन है जो अपने अनुसांगिक संगठन, यानी जो उसके विचारों के जो लोग राजनीतिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कम से कम समय समय पर नसीहत देने की, उनको समय समय पे उनकी कॉलर हिलाने की हिम्मत रखता है। और लोग जिस हृदयता से उसको सुनते हैं और उसके ऊपर विचार करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कहा जाता है कि भाई संघ जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अभिभावक है, तो आप एक बात बताइए सहबाजी, कोई अभिभावक अपने बच्चों को समझा नहीं सकता, अपने बच्चों को धमका नहीं सकता क्या? वो उसको पुचकारता भी है और फटकारता भी है। तो उसी तरीके से संघ सारे काम करता है। रही बात जिस तरीके से गोरखपुर के अंदर योगी आदित्यनाथ जी के मेल मुलाकात की माननीय सरसंघ चालक जी के साथ, तो इस चीज को आपको मैं बता दूं, जिस तरीके से वर्तमान जो संघ का शिविर है वो गोरखपुर के अंदर निर्धारित है, और वहां पे वो शिविर अभी चल रहा है, और वहां योगी आदित्यनाथ जी की जो कर्मस्थली है वो गोरखपुर है। तो जब हमारा मार्गदर्शक, या मान लीजिए जो हम जिसको अपना ज्येष्ठ मानते हैं, अपना श्रेष्ठ मानते हैं, वो अगर हमारे क्षेत्र में या हमारे घर पे आता है, तो हमारा काम बनता है कि उनके साथ एक जिसको कहते हैं आत्मिक मुलाकात करके और उनके साथ बैठ करके उनसे मंत्रणा करना, उनका मार्गदर्शन लेना, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी
मैं जो बार बार कहता हूं, मेरी बात बहुत लोगों को अप्रिय लगती है कि भारतीय जनता पार्टी ही आज की तारीख में ऐसी पार्टी है जो कोई परिवारवादी पार्टी नहीं है। वो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा होगा, पहले श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय इस पार्टी के सर्वे सर्वा हुआ करते थे। उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी, मुरली मनोहर जोशी और लाल कृष्ण आडवाणी जी और इनकी जोड़ी जो है, वो जब करिश्माई नेतृत्व उन्होंने प्रदान किया तो पार्टी ने उनको शीर्ष पे बैठाया। और उसके बाद में जब मोदी जी ने इस पार्टी का समझ लीजिए एक इसको उत्कर्ष पे पहुंचाया, तो अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी की, जेपी नड्डा जी की, राजनाथ सिंह जी की जोड़ी आज वर्तमान में काम कर रही है। और कल जब अब बेंच स्ट्रेंथ है ये तैयार कर रहे हैं, चाहे इसके अंदर आप योगी आदित्यनाथ जी की बात कीजिए या किसी अन्य नेता की बात कीजिए, अब भारतीय जनता पार्टी इस चीज को समझने लग गई है कि अब हमारे को बेंच स्ट्रेंथ तैयार करनी है। तो ये तो हर एक जगह होना। एक समय था भारतीय क्रिकेट टीम का अजरुद्दीन नेतृत्व कर रहे थे, उसके बाद में धोनी नेतृत्व करने लग गए और अब उसके बाद में कोई और नेतृत्व करने लग गया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि इसी को बोलते हैं बेंच स्ट्रेंथ तैयार करना। जबकि अन्य पार्टियों में आपने देखा होगा कि चाहे योग्यता है चाहे नहीं है, लेकिन एक मालिक है पार्टी का और उस मालिक के आगे पार्टी कुछ भी नहीं है। वो चाहे लगातार तीसरी बार सबसे अपने न्यूनतम स्कोर पे, मैं एक चीज आपको बताना चाह रहा हूं, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने आप को विजेता घोषित कर रही है इन चुनावों के अंदर, अगर वो एक बार गंभीरता से सोचेंगे तो आप ये भी देखिए शहबाजी, कांग्रेस अपने 125 साल के इतिहास में सबसे न्यूनतम, तीसरी बार सबसे न्यूनतम स्कोर पे रही है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आंकड़ों को लेकर कई तरह की बातें कही जा रही हैं, लेकिन फिलहाल पर निरंजन जी का भी रिएक्शन ले लेते हैं क्योंकि वो सियासी तज्जियाकार हैं, वो बेहतर बता पाएंगे। निरंजन जी, क्या आपको नहीं लगता कि विपक्ष ने मजबूत टक्कर दी है? बीजेपी जिसने 2019 में अपनी मुकम्मल अक्सरियत पर सरकार बनाई थी, आज उसे गठबंधन के सहारे ही चलना होगा और उसको लेकर भी कहीं ना कहीं एक धागे की भी एक जो डोर है उसका खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो क्या ये मजबूती की टक्कर नहीं है विपक्ष जिस तरह से खड़ा हुआ है? देखिए शहबाजी, एक थोड़ा सा आपके सामने, थोड़ा सा आपको अतीत में लेके चलता हूं, उसके बाद में आप स्वयं निर्णय आपके दर्शक स्वयं निर्णय कर पाएंगे कि किसने टक्कर दी और कैसी टक्कर दी। और वही बात बता रहा हूं मैं आपको, जिस दिन 22 जनवरी को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा का दिन था, उस दिन को पूरा देश जानता है कि उस दिन क्या स्थिति थी भारत के अंदर। और उसके बाद में जिस दिन 16 मार्च को चुनाव की घोषणा हुई, उस समय केवल एक ही चीज पर चर्चा हो रही थी कि अब की बार 400 पार। और रही बात अपोजिशन की, जिस अपोजिशन को आप टक्कर देने की बात कर रहे हैं, वो अपोजिशन, उस दिन अपोजिशन भी इस चीज को कह रहा था कि नहीं 400 नहीं आएगी। मतलब वो ये नहीं कह रहे थे कि 300 आएंगी, 325 आएंगी, 350, वो कह रहे नहीं 400 नहीं आएगी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि उसके बाद में क्या टक्कर दी, किसने टक्कर दी, वो टक्कर कहां से आई, ये लोग अपना अपना अनुमान स्वयं लगाए, मेरे मुंह में कहने की जरूरत नहीं। बाकी देखिए, थोड़ा सा मुझे कई चीजों के ऊपर हंसी आती है। जब मैं आपकी डिबेट के अंदर बैठा हुआ था, कोई लोगों को मेरी बात अप्रिय लगती है। अभी आपने देखा होगा कि अभी 5-6 दिन पहले भारत और पाकिस्तान का 2020 क्रिकेट मैच था। उसके अंदर भारत ने 119 रन पहले बल्लेबाजी करते हुए 119 रन बनाए और पाकिस्तान को 6 रन नीचे रोक दिया। 113 रन पे भारत पाकिस्तान को आउट करके और वो मैच जीत लिया। अब पाकिस्तान वाले ये कहना चालू कर दिया भारत की नैतिक हार है। ये भारत की क्रिकेट में तो जीता है लेकिन नैतिक हार है क्योंकि भारत 119 रन पे आउट हो गया। तो आप मुझे एक बात बताइए, आपको हंसी आएगी कि नहीं आएगी? कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी की वैसी नैतिक हार है जैसा 119 रन बना करके भारत जीतने के बाद में भारत की नैतिक हार है, पहली बात। दूसरे एक आपके यहाँ विद्वान बैठे हुए हैं जो मेरे ख्याल समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, वो महानुभाव कह रहे हैं कि गुजरात के अंदर तो संघ ने काम किया, मध्य प्रदेश में तो संघ ने पूरी ताकत लगाई, केरला में संघ ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन उत्तर प्रदेश में संघ ने ताकत नहीं लगाई। अरे भाई, संघ के बारे में मैं आपको पहले भी बता रहा था, संघ के बारे में एक बार जब जानेंगे, संघ का कोई भी सदस्य, शहबाजी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कहीं पे भी किसी रिकॉर्ड में, किसी फार्म में कोई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं किया जाता, कोई उसका फार्म नहीं भरा जाता, कहीं भी कोई रिकॉर्ड में संघ का कार्यकर्ता नहीं है। संघ का स्वयंसेवक वो है जो केवल एक इस चीज को पढ़ ले कि तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे ना रहे। जो आदमी इस ध्येय को लेकर चलता है वो व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक है, वो व्यक्ति संघ का कार्यकर्ता है। और संघ इस बार संघ ने कभी भी
इस बार से कभी भी संघ ने अपने कार्यकर्ताओं को ये नहीं कहा कि आपको राजनीतिक पार्टी के लिए ऐसा करना है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के लिए आपको ये करना है या वो करना है। कभी कोई भी लेकिन 2014 में तो देखा गया था ना निरंजन जी, 2014 में तो आरएसएस ने बीजेपी के लिए अपनी पूरी ताकत लगाई थी। सहबा जी, मैं आ रहा हूं, आपकी बात को मैं जवाब दे रहा हूं। देखिए, मैंने आपको क्या बताया, 2014 का आप मुझे कोई प्रमाण दिखाइए, कोई पत्र दिखाइए संघ के मुख्यालय के द्वारा, संघ के जो प्रमुख लोग हैं उनके द्वारा, कि उन्होंने कहीं को पत्र जारी करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने स्वयंसेवक को कहा होगा कि भाई पार्टी को जाकर के आप ताकत लगाइए, चुनाव जितवाइए। देखिए, मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूं, संघ एक ही काम करता है। संघ ये कहता है कि जिस विचारधारा के आप हो, जो पार्टी आपकी विचारधारा को समाहित करती है, आप उस पार्टी के लिए कार्य करें, लेकिन कार्य राष्ट्र हित में होना चाहिए। संघ का केवल इतना ही निवेदन होता है, उसके अंदर तो ये तो वही बात हुई ना कि आपने बिना नाम लिए ही उसी पार्टी का जिक्र किया। निरंजन जी, आपका रिएक्शन चाहूंगी। ये सवाल तो उठ रहा है, आखिर ये घमासान इसीलिए तो मचा हुआ है कि एक तरफ वेटेज नहीं दी जा रही है, एक तरफ नाराजगी दिखाई जा रही है, तो क्या अब माहौल को सही कर लिया जाए? अनम्यूट कर लीजिए निरंजन जी। जी, मेरा अनम्यूट है, आपको आवाज नहीं आ रही? हाँ जी आ रही है, बोलिए। देखिए, मुझे बड़ी हंसी और बड़ा आनंद आ रहा है इस बात को सुन करके, और मैं पहले इस बात का जवाब दे रहा हूं जो ये अभी कह रहे थे कि कोई भी विश्लेषक बिना कुछ लिए बात नहीं करता, या कोई भी कार्यकर्ता बिना कुछ पैसे। तो मतलब मेरे को भी इन्होंने शायद कहीं ना कहीं चेक भिजवा दिया है, या मेरे खाते में कोई RTGS करवा दिया है। मैं आज चेक करवाऊंगा, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि सहबाजी, एक बड़ा आश्चर्य होता है कि केवल 30-35 सीटें इधर से उधर होते ही लोकतंत्र भी जीवित हो गया, संवैधानिक संस्थाएं भी ठीक हो गई, EVM भी ठीक हो गई। जो देश के अंदर केवल एक व्यक्ति का कब्जा हो गया, तो वो देश के एक व्यक्ति का कब्जा भी हट गया। भाई, अगर ये जनता को पहले पता होता कि 30-35 सीटों की लड़ाई है, तो वो हो सकता है 2014 के चुनाव में 30-35 सीटें कम दे देती, भारतीय जनता पार्टी को इधर से उधर कर देती। तो कहने का तात्पर्य ये है कि दोहरा मापदंड तो जनता भी देखती है, आपके दर्शक भी देखते हैं कि जिस भी चीज के अंदर बोलते हैं उसके अंदर दोहरा मापदंड। रही बात आपने क्या कही कि संघ नाराज था या संघ ने ऐसा नहीं, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, संघ कभी भी किसी प्रकार का कोई ऑर्डर जारी नहीं करता। संघ अपने द्वारा एक वैचारिक और सांस्कृतिक रूप से, और जिसको कहते हैं चारित्रिक रूप से लोगों का निर्माण करता है, और उनको इस चीज के लिए स्वतंत्र छोड़ता है कि आप जिस चीज के लिए काम करना चाहे उसके लिए करें। और उसके बाद में जो संघ के द्वारा जो उस भट्टी में तपे हुए लोग हैं, वो कहीं ना कहीं स्वेच्छा से, और आपको यह भी मैं बता दूं कि जिन लोगों को ऐसा लगता है कि संघ के लोग स्वार्थी है, मेरे हिसाब से वो संघ के बारे में 1% भी नहीं जानते। संघ का स्वयंसेवक एक ऐसा व्यक्ति है सहबाजी, जो अपने घर से खाना खा के निकलता है और अपने जेब से किराया खर्च करता है, और काम राष्ट्र सेवा के लिए करता है, काम राष्ट्र के उत्थान के लिए करता है। और कहीं ना उसको छपास की बीमारी है, किसी अखबार में नाम नहीं सुनेंगे, किसी टीवी पे नाम नहीं सुनेंगे, कहीं किसी जगह पे उसका गलती से भी नाम छपता नहीं है। वो संघ का कार्यकर्ता जिसको कहते हैं निर्भीक और निस्वार्थ रूप से काम करता है। और ये कहते हैं कि संघ के काम नहीं हुए, संघ को ठेके नहीं मिले। भाई, कहने का तात्पर्य ये है कि जाने बिन होय प्रतीति, बिन प्रतीत हो ही नहीं प्रीति, और प्रीति बिना नहीं। वक्त बहुत ज्यादा इजाजत नहीं देता। मेहमान का बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।